नौजवान ने कौन बनेगा करोड़पति च जिते 50 लाख रुपए। अमिताभ बच्चन सामने हॉट सीट ते बैठ के दिते सवालों के ठीक जवाब। कारपेंटर वजों काम करता है पिंड हुसैनपुर दा छिंदरपाल। एशिया कप दे सुपर 4 च अज टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान नाल रात 8 बजे दुबई च खेड़ा जाएगा मैच। 14 सितंबर वाले मैच भारत ने दर्ज की सी जीत। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे सीएम भगवंत मान दी, क्योंकि बीते कल ही सीएम भगवंत मान ने न्यूज़ 18 दे नाल खास गलबात की। वक-वक इशूज़ ने उन्होंने गलबात की, पर इस दौरान महिलावां नूं लैके भी सीएम भगवंत मान दे वल्लों एक वड्डा बयान दिता गया, ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि महिलावां नाल कीता वादा असी जल्दी ही पूरा करांगे। दरअसल 2026 के बजट तो पहला वादा पूरा करांगे जो असी महिलावां दे नाल कीता सी। महिलावां नूं हर महीने 1000 रुपए मिलणगे ते अगले साल मार्च च बजट पेश होएगा। न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम भगवंत मान ने यह वड्डा ऐलान किया। काबिले गौर है कि 2022 इलेक्शन तो पहला आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान यह वादा किया सी पंजाब दी महिलावां नूं कि हर महीने पंजाब दी महिलावां नूं 1000 रुपया दिता जाएगा। ते बीते कल ही जो गलबात की गई सीएम भगवंत मान ने न्यूज़ 18 दे नाल ते महिलावां नूं लैके यह वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलावां दे नाल कीता वादा असी जल्द पूरा करन जा रहे हैं। 2026 के बजट तो पहला वादा साडे वालों पूरा किया जाएगा जो असी वादा किया सी। महिलावां नूं हर महीने 1000 रुपए मिलणगे। अगले साल मार्च च यह बजट पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात दौरान सीएम भगवंत मान ने वड्डा ऐलान किया। 1100 रुपए आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद अगले है? बजट से अगले बजट का बजट मार्च से, क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं। कई गारंटियां तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। जो आपका एक चुनावी वादा था कि 1100 रुपए आप महिलाओं को देंगे, कब तक देने की उसकी उम्मीद अगले है? बजट से अगले बजट का बजट मार्च से, क्योंकि 5 साल के लिए वादे हैं। कई गारंटियां तो हमने वो भी पूरी कर दी जो हमने दी नहीं थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली बीजेपी ते भी इस दौरान तिखा निशाना साधा। न्यूज़ 18 ते श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ ते सीएम भगवंत मान ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ करनगे तां दोवें ही पार्टियां डुबणगियां। अकाली दल ने पाप कीते ने, बीजेपी ने इज्जत बचाउणी है ते श्रोमणी अकाली दल तो दूर रहो। पुराने कांग्रेसी बीजेपी च चले गए ने। खुद नूं बचाउण दे लई कांग्रेस दे घर नूं ताला ला गए ने। ईडी सीबीआई तो बचण दे लई बीजेपी च गए ने सीएम। इस गल का जिक्र सीएम भगवंत मान दे वल्लों किया गया। काबिले गौर है कि 2 दहाकियां तो भी ज्यादा का गठजोड़ सी। हालांकि काले खेती कानूनां ने चलते इस गठजोड़ नूं तोड़िया गया। उस तो बाद 2022 असेंबली इलैक्शनस ते होर भी चोणां अपने अपने दम ते इन्हां दोहां पार्टियां दे वल्लों लड़ियां गईयां। पंजाब में ऐसे भी बीजेपी के अलायंस में कुछ नजर आता है, क्योंकि वो अलायंस होगी। आप पंजाब को बड़े ध्यान से बड़े करीबी तरीके से अभी तो पहले जो अकाली दल को तो मुझे एससीडी का तो पता चल जाए ना, कौन असली है कौन नकली। एससीडी के थिंक बड़े हो गए, फिर बात करना ना वो बीजेपी वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अब इतने बड़े बड़े मतलब पाप करके बेअदबियों का मानना है। अकाल तख्त के सामने बैठकर हाँ जी ये किया था, हाँ जी ठीक है, इसके कचहरी में वकील बड़े कर लोगे, गवाहों को मुकरा लोगे, शायद जमानतें मिल जाएंगी। जब परमात्मा की कचहरी में, लोगों की कचहरी में आपको सजा मिलेगी मिलेगी। दे चुके लोग तो सजा। 3 सीटों पर रह गया अकाली दल। 3 राज करेंगे 25 साल वाला औदा जो है। 25 बंदे नहीं है टोटल इनके पास। 11 मेंबरी कमेटी बनानी पड़े ना कोई, इनके पास 11 बंदे नहीं है। वो इधर हो गए, वो इधर हो गए, किसके साथ कनाज करेंगे? साइड वाले। मतलब ये तो बीजेपी को चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत जो बची है इज्जत वो बचानी है, तो अगर इनके साथ जाओगे वो भी जाएंगे साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, वो चले गए बीजेपी में। वित्त मंत्री मंत्री बादल थे, वो चले गए बीजेपी में। सुनील जाखड़ प्रधान थे पार्टी के, वो चले गए बीजेपी में। एमएलए थे फतेह जंग बाजवा वगैरह, वो चले गए बीजेपी में। जयेंद्र कौर कैप्टन बेटी, वो चली गई बीजेपी में, है ना। कौन बचा है यहाँ? बिट्टू एमपी था, वो चला गया बीजेपी में। कांग्रेस में
ताला लगा के चले गए कांग्रेस के घर को, अपना हिसाब किताब बचाने के लिए कि ईडी ना आ जाए, सीबीआई ना आ जाए, फलाना आ जाए, दिमका ना आ जाए, उनके पांव में बैठे रहते हैं, हमें बचा लो जी। लेकिन बकरे की मां कितनी देर खैर मनाएगी। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਖੈਰਾਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। साहब का हाईवे रॉबर थे जो उनके परदादा थे। ये शेर शाह सूरी मारन NH1 जो है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली जब लूट के जाता था दिल्ली को, तो जो सिंगों के जत्थे थे वो पीछे जो फौज रह जाती थी, थोड़ा कमजोर घोड़े थक जाते थे, उनको लूट लेते, लूट के जनता में बांट देते थे। 3-4 बार हुआ। अब्दाली ने कहा यार मेरे काफिले को कौन लूट लेता है, तो इनके दादाजी ने बताया था कि ये लूट लेते हैं। उसने सबको मार दिया और उसके बदले पटियाला का राज मिला, उसके बदले मिला पटियाला रियासत। अभी भी अब अहमद शाह अब्दाली का झंडा लगा हुआ है मोती महल में। ये बैकग्राउंड चाहिए आपको। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3200 ਸਕੂਲ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 19 ਕਾਲਜਿਸ ਮਲਬੇ 'ਚ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। स्कूलों को 3200 स्कूल जो है मलबा बन गए, स्कूलों को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सिलेबस की किताबें बह गई, अब घर बह गया जब किताबें भी साथ में बह गई। दोबारा किताबें सिलेबस की, उनके एग्जाम लेने हैं, दोबारा बच्चों ने स्कूल जाना है, नौजवानों ने डिग्रियां लेनी है, कॉलेज 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए। तो सड़कें, बिजली का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड, ट्रांसफार्मर, खंभे, तारें। तो अभी जो है ना, अभी सरकार का जो जिम्मेदारी है कि अभी जिंदगी को पटरी पर लाना सरकार का काम। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2300 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। SDRF ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼। 1600 करोड़ देखो, 2300 गांव डूबे हैं। 1600 करोड़ के एक गांव को एक करोड़ भी नहीं आता सर। 80 लाख 70 लाख क्या होगा। तो अभी उसमें फसलें भी हैं, उनके घर भी हैं, उसमें पशु धन भी है। SDRF के 12000 करोड़, वो 12000 है ही नहीं है, 1200 करोड़ बचा है। ये जीरो ज्यादा लगा रहे हैं। कब दे ये SDRF तो केंद्र की स्कीम है जो कंट्रोल्ड बाई सेंटर एंड पंजाब राज्य को मिलती है। 75% सेंटर देता है, 25% पंजाब। 10-11 में शुरू हुआ था ये। मेरे पास एक साल का आंकड़ा पड़ा है। 5012 करोड़ उसमें आया, 3820 करोड़ उसमें से खर्चा गया, 1200 करोड़ का फर्क है। लेकिन उनका ये कहना कि CAG की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट ये कह रही है कि 9000 करोड़ के करीब पैसे आपके पास हैं। इस पे बैठ के फाइनेंस स्पेशलिस्ट को बैठ के डिबेट करने के लिए हम तैयार। लेकिन आपके पास, आप बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। वो जो 12000 करोड़ वाली बात हो रही है, उसमें एक चीज के पैसे लिखे हुए हैं। 1500 रुपया भैंस का, 6800 घर का, जितना मर्जी 100% अगर होता है। इसीलिए तो विधानसभा का सेशन रखा है। हमने 20,000 कर दिया पर एकड़ और घर के पैसे ज्यादा कर दिए, तो हम वहां पे शोध करेंगे, वहां अमेंडमेंट करेंगे इस रूल में। दिल में ना कोई रंजिश लिए बैठे हैं पंजाब के प्रति। ये आप सोचते हैं या आपको नहीं पता चलता है ना, हमारे पैसे क्यों रोक रहे हैं जी। मतलब जो हमारा बनता है वो क्यों नहीं देते हमें। नॉन बीजेपी सरकारों को क्यों तंग कर रहे हैं। तो क्या रंजिश है? या तो ये होगा कि हमें वोट नहीं देते, अब विचारधारा नहीं मिलती, इसमें क्या है। आपके पास बहुत सी स्टेट है, उनको अच्छे से डेमोक्रेसी में अपोजिशन भी तो चाहिए। हमें वोट नहीं देते क्या करें हम। तो जो तो बहुत देर से नहीं देते वोट आपको। हाँ, अकाली दल बीजेपी का अलायंस था तो आपने राज भी किया यहाँ पे। फिर उस समय क्या कर लिया जी आपने, बताइए। 7 से 17 तक इकट्ठे थे। उस समय कौन सा RDF यूज कर लिया आपने, उस समय कौन से डिसिल्टिंग कर दिया आपने, उस समय माइनिंग हट गई थी। माइनिंग तो
तभी से तो इनके तो नेताओं के नाम रेता बरकंदी हैं, लोगों ने बुलाते हैं उनको, इनके नेताओं के नाम चिट्टे पे हैं। तो ये क्या मतलब पंजाब की भलाई करेंगे? या तो किसानों वाला भी आंदोलन जो था 1.5 साल चला और प्रधानमंत्री को आके बोलना पड़ा टीवी पे, मेरी तपस्या में कमी रह गई, वो बदला ना ले रहे हो कहीं? कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में हमने आदरणीय मोदी जी ने, अगर हम देखें पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहले नई ऊंचाई, देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब हम एकजुट होकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है। कौशल विकास हो या युवा सशक्तिकरण, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हमारा देश ये युवा शक्ति का देश है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे युवा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार युवाओं को आगे आने, कौशल सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए नए अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं को सबसे बड़ी ताकत है। लगातार स्किल में बदलाव करना, कुछ नया सीखना समय की आज मांग है। युवाओं, आपकी क्षमता और आपको दूसरों से ये अलग बनाती है। हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने भगवान विश्वकर्मा विकास कौशल विश्वविद्यालय की दुधौला पलवल के अंदर उसकी स्थापना की है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। मित्रों, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया में एक केंद्र के रूप में आज उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मित्रों, प्रदेश में 9,500 युवा स्टार्टअप हमारे स्थापित भी कर चुके हैं। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमने किया है। मित्रों, आज ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ US ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ $1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ
ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾबिक 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 1500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1,32,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ट्रंप सरकार ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ IT, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੀਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। H1B ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਗਣਿਤ, ਕਲਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71% ਭਾਰਤੀ ਨੇ, 11.7% ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1% ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ Amazon ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 10,044 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੇ 5,505 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ 5,199 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ, ਮੈਟਾ ਨੇ 5,123 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ, ਐਪਲ ਨੇ 4,202 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4,181 ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ। दरअसल H1B ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾबिक 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ US ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। US ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ 88 ਲੱਖ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ $1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ US ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। US ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 500 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ 33 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 44 ਦੇ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ, ਵਰਲਡ 777, ਡਾਇਮੰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ 10x ਬੈਟ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਆਦਿ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਬਈ ਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ IPS ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਔਰ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਿਗਧ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਰਵਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ DSGMC ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ चैप्टर ए पढ़ाया जा रहा है। हम अभी एक समागम में थे, कल से ही उसकी तैयारी कर रहे थे। सर्वधर्म सम्मेलन समागम था, अभी यहाँ वहाँ से फ्री हुए तो मेरे को अभी पता नहीं क्या था, अभी देखेंगे उसको स्टडी करके कि क्या है। लेकिन जो जिस तरीके से ये बात की जा रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख के परमात्मा के भक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे तो देश शिवा पर मोह ये इसमें भी आता, तो शिवा की बात को वो मालिक की परमात्मा की बात है। प्रथम भगवती सिमर के, तो भगवती कौन सी है? वो परमात्मा की हर जगह पे काल पुरख की बात होती है। तो फिर भी हम इस पर स्टडी करके फिर संगत के साथ सांझ बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे ठीक करा लिया जाएगा। नहीं, ऑब्वियस है, अगर कोई त्रुटि होती है तो ठीक कराया जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक क्या बता सकते हैं।